तो ये क्लास 12 की फिजिक्स विषय के पेपर को देखते हुए एक और मॉडल पेपर आप सभी लोगों के समक्ष हम लेकर आ गए हैं। और चलिए हम समय को लॉस नहीं करेंगे और तुरंत ही अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। कारण इसका है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। जितना ज्यादा आप पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा आपके बोर्ड पेपर के लिए। क्यों? और बाकी एक चीज बता दें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी क्लासें आगे पीछे हो रही हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग एक काम कीजिएगा, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी या प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए। मैंने आप लोगों को जितने भी पेपर सॉल्व कराए उन सारे पेपर की क्रम से मैंने क्लास दी थी। जैसे मान लीजिए पहले पेपर के 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न सॉल्व करा दिए, अब आपको 3 नंबर वाले प्रश्न की क्लास चाहिए उसी पेपर की, तो जस्ट उसी वीडियो के नीचे देखिएगा, उसी क्रम में मैंने सेव किया। जैसे पहले ये पेपर मैंने सॉल्व कराया तो उसी के नीचे वाली जो क्लास होगी उसी के आगे के पेपर को सॉल्व कराएगा, फिर उसी के आगे के मैक्सिमम मैंने 3 क्लासें ली हैं बस, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप इस बात में चिंतित न रहिए कि सर आज भी 1-2 नंबर वाली कराए, कल भी 1-2 नंबर वाली क्लास करा रहे थे। तो देखिए जो 3 और 5 नंबर वाली क्लास होती है उनको शाम को लगा देते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ये जो पेपर है तगड़ा पेपर है भैया, 1 लाइनियर जो प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें भी अच्छा खासा कैलकुलेशन है, ठीक है। अब जैसे पहला प्रश्न यहां पर दिया गया आपका कि यदि ध्रुवण कोण तथा क्रांतिक कोण ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांतिक कोण θ2 तो संबंध क्या होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो क्या पार्ट में इन्होंने कहा ध्रुवण कोण। अब ध्रुवण कोण होता है ब्रूस्टर के नियम से आप लोगों ने पढ़ा है n बराबर tan IP, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। अब इन्होंने कहा ध्रुवण कोण जो है वो कितना है θ1 है, मतलब ये ध्रुवण कोण होता है IP, ये θ1 है, समीकरण 1 मान लिया। तथा इन्होंने कहा कि जो क्रांतिक कोण है हम लोगों ने पढ़ा है n बराबर 1/sin c, जहां c क्या होता है क्रांतिक कोण। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो c की वैल्यू है उसको आप रखो θ2, इसको मानो समीकरण 2। तो आपको इन दोनों में लाना है रिलेशन। तो आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो ये भी अपूर्णांक ये भी अपूर्णांक, हम कह सकते हैं कि जो tan θ1 होगा मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, बराबर 1/sin θ/2। इसको इधर ले आइए, विकल्प के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो sin θ2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1/tan θ1। सभी को पता है 1/tan θ किसका होता है, cot θ की। तो ये आपका हो जाएगा sin θ2 बराबर cot θ1। और ये वाला विकल्प हमको देखने को मिल रहा है अपने ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में ये विकल्प देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने इसी के जैसा बना दिया। ओके, बढ़िया प्रश्न था कि नहीं था। आज का जो मैंने पेपर लिया बहुत ही बढ़िया पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला जी देखिए खा पाठ, बहुविकल्पी प्रश्न का खा पाठ। खा पाठ में आपसे कहा गया कि अनचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग लिखते हैं काई से। और क्यूरी का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, चुंबकत्व द्रव्य वाले चैप्टर में। तो उसमें बताया गया है कि अनचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इसको हम चुंबकीय सुग्राह्यता के नाम से जानते हैं। वो परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है काई बराबर T⁻⁻1। और ये हमको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है गा पार्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप क्लास को अंत तक जरूर करते रहिए क्योंकि जो भी क्लासें आपको दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता को हम सभी लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और किसी आवेश वाहक की गतिशीलता आप लोगों ने वैद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ी। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता जो होती है वह अपवाह वेग होती है, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ये जो है गतिशीलता का सूत्र होता है म्यू बराबर VD/E। ई को यहाँ पर 1 मानते हैं, 1 को पढ़ते हैं एकांक, ठीक है। तो जब एकांक पढ़ेंगे तो यह म्यू जो हो जाएगा वो आपका अपवाह वेग VD के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग परिभाषा कहते हैं कि किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता म्यू होती है वह अपवाह वेग होती है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। बात में बहुत आसान है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिला फर्स्ट, म्यू बराबर VD/E, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं घा पार्ट की ओर। घा पार्ट में दिया गया 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 गीगाहर्ट्ज, जैसे आप लोग 1 मेगाहर्ट्ज पढ़ते हो तो 1 मेगाहर्ट्ज बराबर लिखते हो 10⁶ हर्ट्ज, वैसे 1 गीगाहर्ट्ज बराबर होता है 10⁹ हर्ट्ज। मानते इस बात को। अब ये 10⁹ हर्ट्ज जो है इसमें पराबैंगनी रेडियो दृश्य और एक्स किरणें दिया है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है, तो ये है आपके रेडियो तरंगों की। इसके भाई रेडियो तरंग, इनकी आवृत्ति शायद 9 के आसपास है, 9 या 10 के आसपास। तो परिसर में आप देखेंगे तो
10 की घात 9 उसी के रेंज के अंतर्गत पड़ेगा, रेडियो तरंगों के अंतर्गत। ठीक, इसको देखना पड़ेगा आपको, तरंग दैर्ध्य वाला तरंग मतलब आवृत्ति प्रसर देखना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर, अब अंगा पाठ देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर, विभवांतर और धारा को एक समीकरण से, विभवांतर को दिया गया है 100 साइन और दिया गया है 100 टी वोल्ट से, और धारा को दिया गया है I बराबर 100 साइन और उसके बाद दिया गया है 100 टी प्लस का π/3, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अगर तुलना आप करेंगे ना तो इससे इसमें जो कलांतर आपको देखने को मिल रहा है वो π/3 देखने को मिल रहा है। अगर आप V0 की बात करेंगे तो V0 की वैल्यू 100 देखने को मिल रही है। अगर आप I0 की बात करेंगे तो I0 की वैल्यू भी आपको 100 देखने को मिली। भाई V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे तो V0 की वैल्यू आ जाएगी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से तुलना करेंगे तो 5 की वैल्यू π/3 आ जाएगी, I0 की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न में दिक्कत क्या है, धारा मिली एम्पियर में दी गई है, तो मिली एम्पियर के मतलब 10 की घात -3 से गुणा कर दोगे एम्पियर में हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर धारा आपको 0.1 एम्पियर की देखने को मिलने वाली है। ठीक, ऊपर तो विभवांतर वोल्ट में कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में पूछा गया परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति P बराबर होता है VRMS इंटू में IRMS इंटू में आपका होता है cos phi। तो P बराबर VRMS को लिख सकते हो V0/√2, क्योंकि VRMS की वैल्यू आपको नहीं पता लेकिन V0 की पता है। IRMS को लिख सकते हो I0/√2 और cos phi। ओके, तो P बराबर V0 की अगर बात करें तो V0 की वैल्यू है 100 बटे में √2 का गुणा 2 हो जाएगा इंटू में I0 की वैल्यू 0.1, cos phi की वैल्यू आपकी कितनी है, तो phi की वैल्यू आप देखेंगे π/3 देखने को मिल रही है। वैल्यू रख दीजिए भैया, इसको देखिए काटेंगे, इस पॉइंट को हटा सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 को काट दीजिए, 2 पंची 10, ये आपका 5 हो जाएगा। और cos π/3 का मतलब है cos 60 डिग्री, 180/3 का मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। तो जब 5 को 2 से भाग करोगे 2.5 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5। देखिए इतना सॉल्व करना था बहुविकल्पी प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चा पार्ट की ओर। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं भैया। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस सूत्र से प्रदर्शित होती है। आप लोगों को एक चीज बताया गया था, ध्यान समझना, ये आपका नाभिक है और बोहर साहब ने बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिनमें उनके कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। अर्थात उन्होंने ये चीज बताया था, और ये जो गति करते हैं वृत्ति पथ पर गति करते हैं, ये नाभिक है, ये जो गति करते हैं वृत्ति पथ पर जो गति करते हैं, इनको जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक का आवेश कितना होता है जड़ी, इनके बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अर्थात हम ये लोग ये चीज कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्र बल mv²/r होता है वो इलेक्ट्रॉन और जेडी मतलब नाभिक के आवेश के बीच कार्य करने वाले वैद्युत आकर्षण बल से। वैद्युत आकर्षण बल का सूत्र क्या हो जाएगा 1/4πε0, दोनों आवेशों का मल्टीपल E इंटू में जेडी और बटे में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ये तो होता है, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो mv² बराबर आपको मिल जाता है 1/4πε0 ZE² बटे में r। इसको थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालना है। भाई इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात हुई। किसकी बात हुई भाई, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बताते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर, तो आप कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी उसको k से प्रदर्शित करेंगे। k बराबर होता है हाफ mv² होता है, तो k बराबर हो गया 1/2 mv² की वैल्यू इसी समीकरण से निकालना है। कितनी है आपको, तो आप कहेंगे 1/4πε0 है ना, और ऊपर है ZE, हाइड्रोजन परमाणु की बात हुई तो परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा, तो केवल E² हो जाएगा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और बटे में r हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 E² बटे में 2 और r का गुणा हो जाएगा 2r। अब ऑप्शन में आपको ये विकल्प देखने को मिल जाएगा और यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया। ऑप्शन नंबर 4 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न तो मैंने सॉल्व करा दिए।
अब हम लोग बढ़ते हैं 1 नंबर वाले प्रश्नों की ओर। देखिए इन प्रश्नों को हल्के मान लीजिए कि 1 नंबर वाले हैं, चलो इनको नहीं सॉल्व करना है, तो आपका देखिए बहुत कुछ बिगड़ेगा। टोटल अगर आप देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों का वेटेज 20 नंबर का है। भाई 1 नंबर वाले बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय इन सबको देखोगे तो 20 नंबर का मामला है। तो उनको देखिए तो कैसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी यही प्रश्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा खासा आगे का ही इंप्रेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे पेपर आप देंगे, आगे का सब सही होगा, बढ़िया होगा, तो पीछे भी बढ़िया सब जाएगा, लेकिन आगे का इंप्रेशन ही फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन माना जाता है। कहावत भी आप लोगों ने सुनी। तो चलिए भाई अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के का पार्ट को देखते हैं। ठीक है, जो कि खंड बा माना जाता है। इसमें दिया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोगों को बताया गया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो प्रकाश क्रांति कोण का मान इतना बढ़ा दे कि प्रकाश विरल माध्यम में जा ही ना पाए, सघन माध्यम ही वापस लौट आए। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्रांति कोण को इतना बढ़ाएं कि प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में वापस लौट आए। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग प्रकाशिक तंतु। जो प्रकाशिक तंतु है, प्रकाशिक तंतु क्या करता है? प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाता है। तो प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होता है। ये पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग हीरे की चमक का दिखना, हीरे में चमक दिखाई देना। जो हीरे में चमक दिखाई देती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही दिखाई देती है। तो ये हो गए 2 अनुप्रयोग सबसे मेन। फिर खा पाठ आपसे पूछा गया है, अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है? देखिए आपसे पूछा जाए डोपिंग या आपसे पूछा जाए अपमिश्रण हिंदी में, तो दोनों का मतलब एक है। पहले इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक निज अर्धचालक जिसको हम लोग शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, और एक होता है बाह्य अर्धचालक जिसे हम लोग अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डोपिंग कौन सी प्रक्रिया होती है? जब निज या शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाते हैं। तो अपद्रव्य के रूप में मिलाने का क्या मतलब है? अपद्रव्य के रूप में मिलाने का मतलब है उसकी चालकता को बढ़ाना। ठीक है, जब निज या शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी पंच संयोजी तत्व अपद्रव्य के रूप में मिला करके उसे बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक बनाने की जो प्रक्रिया होती है यह क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। डोपिंग की प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है कि अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाए, क्योंकि जब हम निज या शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी पंच संयोजी अपद्रव्य के रूप में पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए डोपिंग की प्रक्रिया होती है। आप सभी लोग समझ गए होंगे डोपिंग क्या होता है। गा की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है? देखिए आप लोगों को एक चीज हम यहाँ पर बता दें कि जो निरोधी विभव होता है एग्जाम में, देखिए निरोधी विभव तो सभी लोगों ने कॉपी पर लिखा है। इसको हम सभी लोग अंतक विभव के नाम से भी जानते हैं या संस्तब्ध विभव के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में अंतक विभव या संस्तब्ध विभव पूछा जाए तो आप समझ जाना कि ये निरोधी विभव की बात होती है। और इसका सूत्र होता है E बराबर आपका EV0। क्या सूत्र होता है? EV0। V0 को हम सभी लोग कहते हैं निरोधी विभव या अंतक विभव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाए, उस न्यूनतम ऋण विभव को हम लोग क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। परिभाषा क्या बोलेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में धन प्लेट पर लगाया गया, धातु की धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। V0 यहाँ पर निरोधी विभव है, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा एग्जाम में आ सकती है। अगला जो घा पार्ट है, अगला जो घा पार्ट, इसको समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसमें दिया वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, सदिश समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? 4I कैप प्लस का 3J कैप वोल्ट प्रति मीटर में दिया गया। और साथ ही में आपको वेक्टर ए की वैल्यू दी गई, वो कितनी दी गई है? 2J कैप मीटर स्क्वायर। आपसे बात हुई है कि संबद्ध वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई की गणना करना है। आपको बता दें कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। दोनों का हमको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। तो 4I कैप प्लस 3J कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है 2J कैप से। सभी को पता है कि यहाँ पर I J K कैप जो होते हैं एकांक लंबकोणीय सदिश होते हैं और इनमें I डॉट I की मल्टीप्लाई 1 होती है, J डॉट J का मल्टीप्लाई 1 होता है।
k डॉट k का मल्टीप्लाई 1 होता है। तो हमको क्या करना है, किसी भी सदिश का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है बस, क्योंकि अन्य किसी के साथ करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर j का i के साथ करो या ना करो शून्य हो जाएगा, j का j के साथ कर दो बस केवल। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 का गुणा 2 से हो जाएगा 6 और j कैप डॉट j कैप। अब j कैप की वैल्यू डॉट j कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा 6। मात्रक निकालना है तो आप मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बहुत सारे मात्रक होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया घा पार्ट। आगे दिया गया गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। मैं आपको चीज बता दूं, ये कौन सा होगा, घा के बाद अंगा। गैलोनोमीटर का मतलब धारामापी, और धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, धारामापी का को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में न्यूनतम तार का प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे हम सभी लोग संट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि धारामापी को अगर हमें अमीटर में बदलना है तो उसके समांतर क्रम में न्यूनतम तार का प्रतिरोध लगाएंगे, जिसे संट कहते हैं। और जब आपसे ये पूछा जाए कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध का तार लगाया जाता है, जिसे इस प्रतिरोध तार को क्या कहते हैं, इस प्रतिरोध तार को हम लोग कहते हैं श्रृंखला प्रतिरोध। क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रतिरोध। और अमीटर में जो बदलते हैं, न्यूनतम तार का प्रतिरोध लगाते हैं, उसे हम सभी लोग कहते हैं संट। क्या कहते हैं, संट। दोनों बातें याद रखिएगा, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में न्यूनतम तार का प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे हम सभी लोग संट कहते हैं। और धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्चतम प्रतिरोध का तार लगाते हैं, जिसे श्रृंखला प्रतिरोध कहते हैं। याद रहेगा। अब इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया वाटहीन धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह धारा जिस पर औसत शक्ति क्षय क्या हो, शून्य हो, उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, वाटहीन धारा। एक शब्द याद रखिएगा, औसत शक्ति क्षय शून्य हो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह धारा जिस पर औसत शक्ति क्षय क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाती है, वाटहीन धारा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वाटहीन धारा को भी रटे होंगे। ठीक, ये वाटहीन धारा हो गई। अब आ जाते हैं खंड सा पर। इस पर आ जाते हैं भाई खंड सा पर। खंड सा में एक फिगर आपके सामने बना है, ये कुछ ऐसे फिगर बना है, इसको आपके सामने पहले बना देते हैं, फिर जो आगे का कार्य हम करते हैं। ये कुछ फिगर ऐसे बना हुआ है, और ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये 4 माइक्रोफैरड का है, और ये 5 माइक्रोफैरड का है। ठीक, ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। ध्यान से समझिएगा, यहां प्लस माइनस आप दे सकते हैं, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। प्रश्न का कहना यह है कि दिए गए संधारित्रों के समायोजन की तुल्य धारिता और कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, तो जब तुल्य धारिता निकालेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और जब उसके बाद क्या निकालेंगे, संचित ऊर्जा निकालेंगे, तो आपको 1 नंबर और मिलेगा, तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न आ गए, ध्यान से समझिए। इस फिगर को पहले तो आप बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, ध्यान से समझिए। ये पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया, तीसरा संधारित्र। पहले संधारित्र का पहला सिरा ए से आया है, तो पहले संधारित्र का पहला सिरा आ गया ए से, ये ए हो गया आपका। ठीक, और पहले संधारित्र का पहला सिरा ए से आया, और पहले संधारित्र का जो दूसरा सिरा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे लगा हुआ है, और फिर ये आ गया है कहां पर, बी पर। ठीक है, तो दूसरे संधारित्र का जो दूसरा सिरा है वो डायरेक्ट जुड़ा है बी से, ये बी से कनेक्ट हो गया। ओके, अब ये आपका 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र था। अच्छा, जो दूसरा संधारित्र है उसका देखिए पहला सिरा जो है वो आपका कनेक्ट है किससे, दूसरे संधारित्र का। अगर हम पहला सिरा देखें तो दूसरे संधारित्र का पहला सिरा, दूसरे संधारित्र का पहला सिरा अगर हम लोग देखेंगे तो पहला सिरा आया है या तो फिर इस संधारित्र के बी सिरे दूसरे वाले से जुड़ा है, या फिर ये ऐसे गया बी से जुड़ा है। तो इसका दूसरा वाला सिरा वो बी से, एक सिरा मतलब बी से जुड़ा है पहले और इस संधारित्र का ये वाला जो सिरा है ये आकर के पहले सिरे से जुड़ा है। कुल मिलाकर के हम ये चीज कह सकते हैं कि जो दूसरा संधारित्र है उसका एक सिरा ए से और दूसरा सिरा बी से जुड़ा है, तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ये आपका 4 माइक्रोफैरड हो गया। तीसरा जो संधारित्र है उसका एक सिरा आया है ए से कनेक्ट है और दूसरा सिरा बी से कनेक्ट है, तो इसको ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। ये आपका 5 माइक्रोफैरड का है। अब आप खुद बताइए फिगर आसान हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहेंगे हो गया आसान। अब ये तीनों किस क्रम में आपको देखने को मिल रहे हैं,
तो आप कहेंगे ये तीनों संधारित्र हमारे समांतर क्रम में है। ये तीनों संधारित्र किस क्रम में है? तो आप कहेंगे समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम समांतर क्रम का आप सूत्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? संधारित्र में अच्छे से पढ़े हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सूत्र संधारित्र में आप अच्छे तरीके से पढ़े। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी, तुल्य धारिता, क्या भाई? तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/, समांतर क्रम में है तो ये श्रेणी क्रम का मैं सूत्र लिखने जा रहा था। समांतर क्रम का सूत्र होता है c बराबर c1 + c2 + c3। तो c बराबर c1 c2 c3, 3 4 5, 5 4 9 3 कितना हो जाएगा? 3 + 4 + 5 अर्थात 12 माइक्रोफैरड। संचित ऊर्जा की बात हुई थी, तो अगर संचित ऊर्जा की बात करें तो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर ½ CV²। U बराबर 1/2। C की बात करें तो 12 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरड हो गया। V वोल्टता की बात करें तो वोल्टता 2 वोल्ट है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। U बराबर इस 2 से 1 2 को काट देंगे भाई, है ना? तो ये 12 और दूना कितना हो जाएगा? 24 × 10⁻⁻6। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? तो आप कहेंगे जूल। ये आपकी इस प्रश्न का हो गया आंसर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं खा पार्ट। इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं, 2-2 नंबर में। प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया गया है। आपको मैंने देखो V बराबर एक सूत्र पढ़ाया था W/Q। अब अगर आवेश इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा। कार्य को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम बदल सकते हैं, तो W के स्थान पर K भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम गतिज ऊर्जा निकाले किसी भी आवेशित कण की तो उसको E में कैपिटल V लिख सकते हैं। अब किसी भी कण की मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आवेश आपका वही होगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन और अल्फा कण है, तो प्रोटॉन के लिए आपका ये हो जाएगा Kp और प्रोटॉन के लिए आवेश तो E के बराबर ही होगा। और अल्फा के लिए बात करेंगे तो ये आपका अल्फा कण का आवेश होता है 2E और इंटू में V हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर क्या है? समान है। प्रश्न में बोला गया समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो Kp और K अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इन्होंने कहा कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में अनुपात निकालिए, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है H/√2mk। क्या होता है? 2mk। ये गतिज ऊर्जा के पदों में सूत्र था आपका, कई बार मैंने इसको निकलाया है। इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रॉनों की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात करेंगे। जैसे हमको सबसे पहले किसका चाहिए? हमको चाहिए प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा P बराबर हो जाएगा H/√2m। अब यहाँ पर m जो होगा वो प्रोटॉन का होगा, और इनटू में आ जाइए जो K होगा वो प्रोटॉन का होगा, Kp। अच्छा, अल्फा की बात करेंगे, अल्फा कण के लिए जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगी वो H/√2m अल्फा और K अल्फा हो जाएगा। इसको समीकरण मानिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत। और केवल इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो समीकरण 1/2 आप 2 कर दीजिए। समीकरण 1/2 आप कर दीजिए। जैसे समीकरण 1 को 2 से भाग करोगे तो लैम्डा P बटे में लैम्डा अल्फा बराबर आपका आ जाएगा। H से H कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। √2m अल्फा K अल्फा बटे में √2mp और इंटू में Kp। समझ पा रहे होंगे? तो 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा P बटे लैम्डा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? Kp और K अल्फा, Kp और K अल्फा की अगर बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैंने काट दिया, यहाँ पर काटना नहीं आपको। अगर ऊपर बात करें तो ऊपर है आपका K अल्फा, K अल्फा की वैल्यू है 2eV। और Kp की अगर बात करें तो Kp की वैल्यू है eV। eV से eV कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा √2m अल्फा और बटे में mp। तो इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात आपके सामने यहाँ पर हमने निकाल दिया। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, बढ़िया लेवल का प्रश्न था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये हमारी जो क्लास आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्या उसे मैं रब कर दूं भाई? चलिए भाई, इसे रब कर देंगे तभी तो आगे के क्वेश्चन बताएंगे। चलिए भाई, तो जो अगला देखते हैं, अगला दिया गया है कि प्रदर्शित चित्र में देखिए, ये पीएन संधि डायपोल का क्वेश्चन है। पीएन संधि डायपोल मतलब अर्धचालक से पूछा गया है। ये एक चित्र आपके सामने प्रदर्शित है। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है और यहाँ पर एक डायोड लगा है जो कि पीएन संधि डायोड है, ठीक। और ये आपका ए सिरा है, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे, ये 5 ओम का प्रतिरोध है। कितने ओम का? 5 ओम का। ये आपका बी सिरा हो गया, ठीक। वो पीएन संधि डायोड हो गया।
यहाँ पर 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। प्रश्न ये कह रहा है पहली कंडीशन, प्रदर्शित चित्र में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना, लेकिन दो कंडीशन में। पहली कंडीशन जब वी ए ग्रेटर देन हो वी बी से, और दूसरी कंडीशन वी बी ग्रेटर देन वी ए से, बी की वैल्यू बड़ी हुई। मैंने आपको बताया था कि अगर विभवांतर ए सिरा पर विभवांतर मतलब अधिक है, अधिक का मतलब है धन सिरा है, ये कौन सा सिरा माना जाएगा, हाई वोल्टेज मतलब धन सिरा। और जब ये धन सिरा होगा तो धन सिरा गया है पीएन संधारित्र बोर्ड के पी सिरे से जुड़ा है, और जब पीएन संधारित्र बोर्ड के पी सिरे से जुड़ा है तो पहली स्थिति में जो डाइवोड डी होगा वो अग्र अभिनत में होगा। क्या होगा, अग्र अभिनत में होगा। और जब डाइवोड अग्र अभिनत में होगा तो आप ये सोचिए कि डाइवोड में धारा होकर जाएगी, मतलब धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो 20 ओम और 5 ओम दोनों में धारा प्रवाहित होगी। अब 20 और 5 को हम लेंगे समांतर क्रम में, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/5, 1/r बराबर 20 एलसीएम ले लेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5/20, 5 चौक 20। हम कह सकते हैं r बराबर हमको कितना मिलेगा, 4 ओम मिलेगा। कब 4 ओम मिलेगा, जब VA की वैल्यू VB से बड़ी होगी, क्योंकि VA की वैल्यू जब VB से बड़ी होगी तो A आपका सिरा जो हो जाएगा हाई वोल्टेज हो जाएगा। हाई वोल्टेज का मतलब धन सिरा, और धन सिरा पीएन संधारित्र बोर्ड के पी सिरे से जुड़े होने की वजह से यह अग्र अभिनत में होगा, और अग्र अभिनत में होगा तो डायोड पूर्ण रूप से कार्य करेगा, धारा प्रवाहित होगी, तो 20 ओम में धारा बहेगी। 20 ओम और 5 ओम को ले लेंगे हम श्रेणी क्रम में, क्योंकि 5 ओम में तो धारा जाएगी। अब बात ये हुई है कि VB की वैल्यू जब VA से बड़ी, जब VB की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो VB की वैल्यू बड़ी होने के मतलब ये धन सिरा हो जाएगा, धन सिरा पीएन संधारित्र बोर्ड के एन सिरे से जुड़ा है। इस स्थिति में पीएन संधारित्र बोर्ड पश्च अभिनत में होगा। डायोड क्या होगा भाई, पश्च अभिनत में होगा। और जब डायोड पश्च अभिनत में होगा, इस स्थिति में डायोड अगर पश्च अभिनत में होगा तो पश्च अभिनत में होने का मतलब डायोड धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देगा, क्योंकि इस स्थिति में औच्छापरत की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से अवरोध जो होता है वो अनंत हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब इधर से धारा जाएगी नहीं, तो कोई बल्ब है उसको जलाना, तो एक तार से अगर धारा जा रही है, एक से नहीं जा रही तो कहाँ जलेगा। तो जब ये इसमें धारा दूसरे तार से आएगी नहीं तो ये जलेगा नहीं, जलेगा नहीं तो इसमें अवरोध ही नहीं लगेगा, मतलब 20 ओम का प्रतिरोध एकदम निष्क्रिय होगा, इसमें अवरोध ही नहीं लगेगा, जलेगा ही नहीं। तो अवरोध किसमें लगेगा, 5 ओम में। इस स्थिति में जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 ओम। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और घा पाठ को देखते हैं। घा पाठ में जो दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, शायद ही अभी आपने ऐसा प्रश्न सॉल्व किया हो, 2 नंबर में आपसे पूछा गया, इसे आप करो भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को हम सभी लोग देखते हैं प्यार से, है ना। बोर्ड एग्जाम बहुत ही एकदम करीब आ गया भाई, और आप सभी लोग इसे देखते रहिए एकदम अच्छे से। अगला देखिए दिया गया है कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर किसी इलेक्ट्रॉन की NV कक्षा की परिधि अगर S हो तो संगत कक्षा के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो, तो तब सिद्ध कीजिए S बराबर n लैम्डा। मैं आपको चीज बता दूं, ये आपका घा पाठ है। बोहर ने अपनी परिकल्पना में बताया, बोहर के अनुसार अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, जिसको L से लिखते हैं, वो आपका MeVr होता है, वो NH/2π के बराबर होता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तथा दी ब्रोगली के अनुसार अगर बात करें, दी ब्रोगली के अनुसार ये बताया गया, क्या बताया गया, दी ब्रोगली के अनुसार आपको बताया गया कि लैम्डा बराबर आपका होता है, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है H/mv। यहां से H की वैल्यू निकालेंगे तो mv लैम्डा आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। H का मान हम लोग रख देंगे, H का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी, देखिए mvr बराबर n/2π और n2 में H है। H की वैल्यू कितनी आई है, mv लैम्डा, mv से mv काट देंगे तो r बराबर हो जाएगा n लैम्डा बटे में 2π। 2π को इधर लेंगे तो 2π ये r हो जाएगा बराबर n लैम्डा। और बोला गया कि परिधि कितनी है, s है, तो ये 2πr परिधि होती है, इसके स्थान पर s लिख सकते हैं, s बराबर n लैम्डा। प्रश्न में आपको यही चीज सिद्ध करनी थी, प्रश्न में आपको यही चीज सिद्ध करनी थी। तो ये चीज आप सभी लोगों के समक्ष आसानी के साथ सिद्ध हो चुकी है, और ये प्रश्न कितना बढ़िया था आप सभी लोगों ने देखा। तो भाई आप सभी को पता है कि इस क्लास में मैं आप लोगों को
यहीं तक पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में 3 नंबर वाले प्रश्न हो सकता है 3 और 5 साथ दोनों वाले कराते, 3 और 5 नंबर वाले एक साथ ही करा दें। ठीक है, तो अगली क्लास का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।